नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बजट पेश हो गया आज और बजट को लेकर के ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ है और भारत सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। खोलना भी चाहिए, बिहार में चुनाव है इस साल और आप जानते हैं कि चुनावों के दौरान या चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री जो है किस-किस तरह की घोषणा करते हैं। मुझे याद आ रहा है जब पिछले कुछ साल पहले खास करके मुझे लग रहा है वो वक्त था 2015 का, जब नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारी घोषणाएं की थी, नीलामी की थी एक तरह से। कितना लाख करोड़ रुपए दें, कितना मिला, आज तक बिहार के मंत्रियों को तक को नहीं पता है। और अभी जो घोषणा की गई है उसमें मैं अगर कुछ चर्चा करूं तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना। देखिए, एक तो है कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई, मतलब मखाना बोर्ड अभी बनाया जाएगा। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा। ये भी गठन किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इससे जो है पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा बिहार में 3 एयरपोर्ट की बात की जा रही है, 3 नए एयरपोर्ट खुलेंगे। कहाँ-कहाँ खुलेंगे, इसकी चर्चा बहुत खास नहीं। उसके बाद जो आईआईटी है, पटना आईआईटी, उसको विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार से आईआईटी में अतिरिक्त छात्र पढ़ाई कर पाएंगे। पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा, हॉस्टल और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तार होगा। ये जो घोषणाएं हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको मखाना का। मखाना जो है पूरे बिहार में नहीं होता है, मखाना बिहार के 1-2 जिले में होते हैं, मिथिलांचल में। और वो आज से नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मखानों का जो मखाना बोर्ड जो गठन किया जाएगा, उसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मखानों की खेती कैसे करें। उसके अलावा पीएफओ का आयोजन करेगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सारे गप जो है वो चुनाव के मद्देनजर है। बिहार को अब तक क्या मिला, अगर पिछले 11 सालों में बिहार को क्या मिला, अगर इस पर बात करें तो उंगलियों पर गिनकर ही बताया जा सकता है कि बिहार को मिला क्या। बिहार को गरीबी मिली है, बिहार को सांप्रदायिकता मिला है। नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कई अवसर ऐसे आए भी, लेकिन बिहार में जो है हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी लगातार करती रही। और जो बिहार के युवाओं में सबसे बड़ी चिंता क्या है, बिहार में खेती चौपट है, पूरे देश में खेती चौपट है। अगर आप बात करें कि किसानों के लिए, तो किसानों के लिए 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। सबसे बड़ी बात जो एमएसपी की गारंटी पर बात हो रही है कि एमएसपी पे गारंटी देंगे, किसान मांग रहे हैं। डल्लेवाल साहब लंबे समय से हड़ताल पर हैं, किसान लंबे समय से आंदोलन पर हैं, लेकिन न बिहार सरकार के माथे पर कभी शिकन आया इस बात को लेकर के, या लगा कि हमको किसानों से बात करनी चाहिए, न भारत सरकार को। जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि हर मंगलवार को हम किसानों से मिलते हैं, लेकिन मिलके करते क्या है ये अब तक पता नहीं चला। क्योंकि किसानों की आय जो है दुगनी होगी, ये प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में कहा था, लेकिन हुआ उल्टा। किसानों की आय दुगनी होने के बजाय किसानों की लागत दुगनी हो गई। यानी जो खेती करने का जो कॉस्ट है, जो खेती करने की लागत है, वो दुगनी हुई, क्योंकि लेबर का कॉस्ट बढ़ा, बिजली की का जो कीमत है वो बढ़ी, खाद की कीमत बढ़ी, बीज की कीमत बढ़ी। हम जब छोटे थे, बचपन में हम याद करते हैं तो बहुत कम लागत हुआ करती थी।
ट्रेडिशनल खेती की बात अगर मैं करूँ तो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ट्रेडिशनल खेती जब हम करते हैं तो किसानों को बीज नहीं खरीदना पड़ता। किसान वही पुराने बीज इस्तेमाल करते थे जो इस साल उपजा उसको रख देते थे अगले साल के लिए। अब सारे बीज, हर तरीके के बीज, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, धान गेहूं कुछ भी हो, सबके बीज खरीदने पड़ते हैं। फिर पहले खाद बहुत कम डाली जाती थी खेतों में और कंपोस्ट का बड़ा इस्तेमाल होता था, बैलों से खेती होती थी। लेकिन अब सब गांव बदल गया, अब बैल गांव में रहे नहीं, बैलों से खेती नहीं होती, सब ट्रैक्टर से खेती होती है या और दूसरे साधन जो है उससे खेती की जाती है। और ट्रैक्टर से खेती करने के लिए जाहिर है कि खर्च करना पड़ता है, उसमें डीजल जलता है। फिर जो है सबकी हैसियत नहीं है ट्रैक्टर खरीदने की, खास करके जो बिहार जैसा प्रदेश है जहाँ ज्यादातर किसान जो है सीमांत किसान है, जिनके खेत जो है 4 बीघा से भी कम है। और देश के ज्यादातर किसानों मतलब 80% किसानों के जो खेत हैं वो बेहद कम है। और इतने खेत हैं कि उनको जो है, अच्छा और एक और प्रॉब्लम है, वहाँ चकबंदी नहीं है। 5 कट्ठा यहाँ है, 10 कट्ठा वहाँ है, 15 कट्ठा यहाँ है, ज्यादातर किसानों के साथ ऐसी बात है। और खेती करने में बहुत कष्ट है उस तरीके से, उनके अनाज कहाँ बिकेंगे। अब बिहार में पैक्स की स्थापना की है, लेकिन पैक्स की भी हालत बहुत बुरी है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम किसानों के लिए रोड मैप ला रहे हैं, पिछले 20 साल से उनका रोड मैप चल रहा है, लेकिन किसान जो है वही रोड पर खड़े हैं। और बिहार के किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और उन्हें रोजगार के लिए बाहर भेजें। इसलिए आप गौर कीजिएगा, बिहार के लड़के सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए भागते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के लड़के जो है रोजगार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, और उनको दिल्ली तक आना पड़ता है, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है बेहद खराब है। कोई यूनिवर्सिटी समय पे एग्जाम नहीं ले पा रही, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां रेगुलर पढ़ाई होती है। और सारे छात्र या तो खुद से पढ़ें या कोचिंग के भरोसे पढ़ाई करें। स्कूलों की भी हालत वैसी। अब प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज वहां भी चल रहा है, जो टेक्निकल कॉलेजेज है, प्राइवेट कॉलेजेज वहां भी खुल रहे हैं। क्या प्राइवेट कॉलेजेज में पढ़ाने की हैसियत है बिहार के 80% लोगों की? आप जान लीजिए कि 60 से 65% लोग जो है उनको 5 किलो अनाज जिनको दिया जा रहा है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई प्राइवेट संस्थानों में कितनी मुश्किल है आप समझ सकते हैं। लेकिन जो छोटे मझोले लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी वर्ग है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं कोचिंग में, मेडिकल इंजीनियरिंग तमाम चीज करवा रहे हैं, आईएएस यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, रेलवे के लिए। तो कहाँ नौकरियां हैं? सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। बिहार में तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं, और बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात करते भी नहीं है। पिछले दिनों सवाल किया गया उनसे, जो गिरिराज सिंह है जो सबको पाकिस्तान भेज दिया करते हैं, वो कपड़ा मंत्री, कॉटन मिनिस्टर, उनसे पूछा सवाल पत्रकार ने किया कि क्या बिहार के लिए कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बिहार में कपड़ा उद्योग यहाँ शुरू हो रहा है। टाल गए, अरे आप फालतू सवाल करते रहते हैं आप लोग, वहां लगा रहे हैं आगे होगा। तो ये बतकही बदकट्टी जो है बिहार के नेताओं के लिए सब चीज है। इस बार चुनाव बिहार में कठिन होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बीमार है। आपने देखा होगा कि जो 30 जनवरी को उन्होंने, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उसमें अचानक उन्होंने ताली बजा दी। उनको साथ खड़े जो थे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने रोका भी। ये स्थिति है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बीमार है, लेकिन भाजपा ऐसा कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है, और 2025 के चुनाव में नीतीश के सहारे भाजपा बिहार में कब्जा करना चाहती है, और इसीलिए घोषणाएं हैं। और अब जब चुनाव का जब समय आएगा तो देखिएगा, नीतीश कुमार के जो पार्टी के लोग हैं, खास करके जो संजय झा है, ललन प्रसाद सिंह है, अशोक चौधरी है, विजय चौधरी है, कहा जाता कि ये सब, इनका सबका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है। जाहिर है सत्ता की तरफ हर कोई रहना चाहता है, और नीतीश नहीं है
तो फिर इनके लिए तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। और चूंकि 20 साल से सरकार चल रही है बीजेपी के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इनको लगता भी है कि बीजेपी के साथ रह लेंगे तो क्या दिक्कत है, जीतते तो रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार के लोग बीजेपी को सत्ता में आना देना चाहते हैं? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने कई बार अकेले चुनाव लड़ा, तो बड़ी मुश्किल हुई। कभी अपने दम पर बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, और आगे बना पाएगी इसकी संभावना कम ही दिखाई पड़ती है मुझे। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 32-33 सालों से, बल्कि मैं कहूँ 34 सालों से पिछड़ों का शासन चल रहा हुआ। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहे, या फिर मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, और कुछ समय के लिए मांझी जी मुख्यमंत्री बने। और बिहार में जो है पिछड़ों का उभार जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। इसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। और पिछड़ों में भी वहां दो भाग है, ओबीसी और ईबीसी, दोनों मिला दीजिए तो 63% है, और उसमें 36% ईबीसी, जिसको एड्रेस करने वाले लोग नहीं है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक यही है, ईबीसी के लोग। और जो महादलित है, जो गैर पासवान जातियां हैं, वो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन इस बार जो कुंभ का जो मेला लगा, उसका भी बड़ा गहरा संबंध है बिहार से। कुंभ के मेले में बिहार से बहुत लोग आए, और मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बिहारियों की है। और बिहार के लोग जो यहाँ से गए हैं, जो जा रहे हैं, वो दुख लेकर जा रहे हैं, आंसू लेकर के जा रहे हैं। और कितना मिसमैनेजमेंट था प्रयागराज में, ये वहां सुनाया जा रहा है। और जो हिंदू राष्ट्र का जो इनका नारा रहा, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन कुंभ में पता चला कि ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। दो कैटेगरी के हिंदू अब भी इनके पास है। एक कैटेगरी के हिंदू वो हैं जो सवर्ण हैं, जो पैसे वाले हैं, और दूसरी कैटेगरी के हिंदू वो हैं जो भीड़ है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, चाय की व्यवस्था नहीं, कहीं थक जाए तो सुस्ता करके बैठने की व्यवस्था नहीं। और जो भगदड़ मची, तो क्या मदद की सरकार? कहाँ रहे बीजेपी के लोग, कहाँ रहे आरएसएस के लोग? वो मुस्लिम ही मदद करते नजर आ रहे हैं, वो स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। और जो बिहार के लोग हैं, वो आसानी से पीड़ाओं को भूलते नहीं है। और मुझे लगता है कि कुंभ जो है, कुंभ से जो खामियाजा पता है उनको भी, वो भी चूंकि उनके पास तमाम तरीके की एजेंसी है, उनको पता है कि कुंभ का भारी नुकसान होगा बिहार के चुनाव में। कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो कुंभ में क्या होने वाला है ये पता चलेगा। और ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में रामलला का मंदिर स्थापित हुआ, लगा कि पता नहीं क्या कर दिया। और भागवत जी ने तो कहा कि दूसरी सच्ची आजादी अभी मिली, लेकिन हार गए चुनाव, अयोध्या में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारी हार मिली। कुंभ का भयानक असर होगा बिहार के चुनाव पर। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के क्रम में जरूर बिहार को हाईलाइट कर रही है। मीडिया में देखिएगा बहुत चर्चा हो रही है कि बिहार को ये दिया, बिहार को वो दिया। पिछली बार भी चर्चा हुई थी, जब सरकार बनी थी और इंटरिम बजट आया था, तब भी कहा था कि बिहार के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए। कहाँ गए पैसे? बिहार की सबसे बड़ी मांग थी कि जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, वो नहीं दिया गया। बिहार में जाति गणना हुई, और जाति गणना के बाद पता चला कि इतने लोग गरीब हैं, उनके लिए घर बनाना है, उनके लिए रोजगार के अवसर देना। नीतीश कुमार ने योजना बनाई कि जो 95 लाख परिवार हैं उनको कैसे पैसे दिए जाए, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया, और उनको ताकि घर बने, उनका रोजगार स्थापित हो। कोई बजट नहीं है उसके लिए। फिर नीतीश कुमार ने जनजाति गणना की और कहा कि आरक्षण का जो लेवल बढ़ाया, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, चूंकि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते आरक्षण, तो हाई कोर्ट में उसको रोक दिया गया। और नवम अनुसूची में अगर शामिल किया जाता तो पिछड़ों का आरक्षण सुरक्षित रहता है। लेकिन न नीतीश कुमार ने फिलहाल मांग की, अभी पिछले दिनों जो उन्होंने मांग की थी, न नीतीश कुमार ने मांगा, और न नरेंद्र मोदी ने देना उचित समझा। जबकि नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम पिछड़ा है,
तो बिहार में जो पिछड़ों की जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं उनकी, वो नवम अनुसूची में डाल सकते थे पिछड़े के आरक्षण को, लेकिन वो भी नहीं किया। पिछड़ों और दलितों और वंचितों की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई। महंगाई पे कैसे लगाम लगेगी, लोगों की आय कैसे बढ़ेगी, लोग शिक्षित कैसे हो पाएंगे, और लोग अपना इलाज कैसे करा पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। कहेंगे कि हमने जो है मेडिक्लेम करवाया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, लेकिन ये बीमा का धंधा जो है ये आम आदमियों के लिए नहीं है। ये बीमा का धंधा जो है बेसिकली अस्पतालों और बीमा कंपनियों के लिए, एजेंटों के लिए। ये हम कई बार देख चुके हैं। तो ये बिहार के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया, स्पेशल कहा जा रहा है, कि बिहार को एक बार और झुंझुना पकड़ाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं और चुनाव में इसका असर होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।